नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरबी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो इकोनॉमी और करंट अफेयर से रिलेटेड है। इकोनॉमी एंड करंट अफेयर से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में हम लोग आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से सॉल्व करेंगे और यह टेस्ट सीरीज वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूंजी बाजार लिखतों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? पहला है ट्रेजरी बिल, दूसरा है वाणिज्यिक पत्र, तीसरा है बॉन्ड और चौथा है म्यूचुअल फंड। पूंजी बाजार क्या होता है? पूंजी बाजार को एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो 1 से 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए मध्य या दीर्घकालिक निधि जुटाने के लिए प्रतिभूति के व्यापार में काम करता है और इसमें शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि शामिल होते हैं। ओके। और वहीं मुद्रा बाजार जो हो अल्पकालिक निधि का बाजार है जो वित्तीय संपत्ति परिसंपत्ति के रूप में कार्य करता है और इसकी परिपक्वता अवधि जो हो 1 वर्ष तक होती है। मुद्रा बाजार जो है नकदी या पैसे में कार्य नहीं करता है बल्कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्राइमरी नोट्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल आदि के लिए बाजार प्रदान करता है। तो इस प्रकार ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्र ये जो है वो मुद्रा बाजार में शामिल होते हैं। बॉन्ड और म्यूचुअल फंड जो है वो पूंजी बाजार में शामिल होते हैं। ओके, तो इसमें 3 और 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मसाला बॉन्ड पहली बार किस वर्ष शुरू किए गए थे? ऑप्शन ए है 2019, 2011, 2013 और 2014। मसाला बॉन्ड जो इसे रुपया मूल वाले बॉन्ड है। मसाला बॉन्ड जो है रुपया मूल वाले बॉन्ड है जिन्हें भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में धन जुटाने के लिए जारी किया जा सकता है। ये वर्ष 2011 में जारी किए गए थे। रुपया मूल वाले बॉन्ड जो है इसका मतलब यह है कि उधार लिए गए पैसा जो भारतीय रुपये या किसी भारतीय रुपये में होगा, ना कि किसी विदेशी मुद्रा में होगा। ओके, जैसे अगर कोई भारत से रुपया ले रहा है, उधार ले रहा है, तो वह भारतीय रुपये में भारत जो भारतीय रुपये में देगा और इसी को और वो जो देश ले रहा है वो भी भारत को रुपये में ही भुगतान करेगा। ओके, तो उसी को मसाला बॉन्ड कहा जाता है और इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2014 में हुआ था। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वित्तीय नियामक स्थापना का वर्ष। ऑप्शन ए है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना जो है वो वर्ष 1990 में हुई थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना जो है वर्ष 2003 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक स्वायत्ता नियामक निकाय के रूप में शुरू की गई थी। स्वायत्ता निकाय के रूप में शुरू की गई थी, न कि इसकी स्थापना 2004 में। इसकी स्थापना जो है 2003 में हुई थी। ओके, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत। ओके, यह प्रावधान किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभ से अंतिम तक कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला लकड़वाला समिति, दूसरा तेंदुलकर समिति, तीसरा रंगराजन समिति और चौथा अलग समिति। अलग समिति की स्थापना जो वर्ष 1979 में हुई थी। 1979 में अलग समिति की स्थापना हुई थी और लकड़वाला समिति की स्थापना जो वर्ष 1993 में हुई थी। वर्ष 1993 में लकड़वाला समिति की स्थापना हुई थी। तेंदुलकर समिति की स्थापना जो वर्ष 2009 में तेंदुलकर समिति की स्थापना और रंगराजन समिति की स्थापना जो 2012 में हुई थी। 2012 में। तो इस पर सबसे पहले अलग समिति की स्थापना हुई थी, फिर लकड़वाला समिति, फिर तेंदुलकर समिति, फिर रंगराजन समिति। तो इसमें 4, 1, 2, 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 4, 1, 2, 3, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एंजल का नियम का सटीक वर्णन करता है? एंजल के नियम एंजल का नियम जैसे एंजल का नियम जो है वो वर्ष 1875 में जर्मनी सांख्यिकीविद अर्संट एंजल द्वारा प्रस्तुत एक आर्थिक सिद्धांत में कहा गया है कि आय बढ़ने पर खाद्य जो खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत में कमी आ जाती है। आय बढ़ने पर खाद्य खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत में कमी आ जाती है, यानी जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है आवश्यकताओं पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात जो हो कम हो जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किस संगठन द्वारा किया जाता है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति को मापने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण है, आवधिक श्रम सर्वेक्षण। ओके, इसे जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनी गुणांक किस आर्थिक वक्र से प्राप्त होता है? गिनी गुणांक जो लॉरेंज वक्र से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन एक आर्थिक स्थिति है जिसकी विशेषता है स्टैगफ्लेशन शब्द का प्रयोग जो है उस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें मूल्य वृद्धि अथवा आर्थिक विकास दोनों में साथ साथ वृद्धि होती है। मूल्य वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों में साथ साथ वृद्धि होती है तो स्टैगफ्लेशन आता है। और यह स्टैगफ्लेशन जो है वो स्टैगफ्लेशन ये अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम पैदा करता है। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी जो स्टैगफ्लेशन की विशेषता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसी कुमारप्पा समिति संबंधित है। जेसी कुमारप्पा समिति जो है वो जेसी कुमारप्पा समिति जो कृषि सुधार से संबंधित है। वर्ष 1949 में जेसी कुमारप्पा की अध्यक्षता में कृषि सुधार समिति का गठन किया गया था। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था? भूदान आंदोलन यह भारत में वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। यह विनोबा भावे जो है वो महात्मा गांधी के शिष्य थे जिन्होंने पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में चुना था। भूदान आंदोलन को पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में चुना था एवं उन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, एम.एस. स्वामीनाथन को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और दूसरा कथन है, डबल क्रॉपिंग हरित क्रांति की प्राथमिक विशेषता थी। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हरित क्रांति की शुरुआत जो है वर्ष 1990 के दशक में मार्लेक नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। ओके, 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 में नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। ओके, और इन्हें
हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ओके, ना कि एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और डबल क्रॉपिंग जो हरित क्रांति की एक प्राथमिक विशेषता थी। प्रति वर्ष केवल एक के स्थान पर दो फसलों को एक साथ बोया जाने लगा इस क्रांति के बाद। ओके, तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चमन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट चमन जो है वो वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। एमएसपी जो है वो यह कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को बीमा करने के लिए भारत सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। भारत सरकार जो कृषि लागत एवं मूल आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रियों या विभागों के विचारों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय की है। भारत सरकार ने 22 फसलों पर, टोटल 22 फसलों पर एमएसपी तय की गई है। एमएसपी को तय किया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का फुल फॉर्म होता है। इसमें अनाज में 7 अनाज हैं, 7 अनाजों के लिए एमएसपी तय की गई है, और वे हैं धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और राई। और 5 दलहन फसलों पर एमएसपी तय की गई है, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली। और 8 तिलहन फसलों पर एमएसपी तय की गई है, और अन्य 2 फसलें वो है खोपारा और जूट। खोपारा और जूट जो है इनके लिए भी एमएसपी तय की गई है, भारत सरकार ने तय की है। तो इस प्रकार इसमें जो ये चारों हैं इनके लिए ये एमएसपी के अंतर्गत आते हैं। ओके, ये चारों जो हैं एमएसपी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है, यह 12 मापदंडों पर मृदा की स्थिति प्रदान करती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसे वर्ष 2014-15 में लॉन्च किया गया था, ना कि 2012 में। तो इस कार्ड जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वो इसे 2014-15 में लॉन्च किया गया था। ओके, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में 12 मानदंडों पर मृदा की स्थिति प्रदान करती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह विकास के महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरा कथन है, इस नीति को भारत के आर्थिक संविधान के रूप में भी जाना जाता है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956, इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। तो इस पर जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। ओके, और विकास के महालनोबिस मॉडल ने इसे प्रभावित किया है, जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने से अर्थव्यवस्था उच्च विकास के दीर्घकालिक मार्ग पर अग्रसर होगी। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो वो सत्य हैं। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के संदर्भ में दोनों कथन जो सत्य हैं। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के संदर्भ में 8 प्रमुख उद्योगों के भार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी जो है वो आईआईपी के लिए आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है। आईआईपी के लिए आधार वर्ष जो है 2011-12 है। ओके, और 8 प्रमुख उद्योगों का वर्तमान भार इस प्रकार है, और वे हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन, विद्युत, इस्पात, कोयला,
कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पादन, विद्युत, इस्पात, कोयला। ये इसके बाद कोयले के बाद आएगा कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस, फिर सीमेंट, फिर उसके बाद उर्वरक आएगा। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से किसकी सिफारिश पर अलग किया गया था? वर्ष 1924 में वर्ष 1924 में एक वर्ष समिति की सिफारिश के अनुसार रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। एक वर्ष समिति जो सिफारिश की थी वो वर्ष 1920 से 1920 और 21 के बीच में सिफारिश की थी। उसके बाद वर्ष 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर स्टॉक की अवधारणा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? बफर स्टॉक की अवधारणा जो है वो सबसे पहले चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी 1969 से 1974 के बीच। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1969 से 74 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था और इसी में बफर स्टॉक की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी, शुरू की गई थी। ओके, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, और दूसरा कथन है योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवार को तीन समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 की आय सहायता प्रदान की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि, इस योजना की शुरुआत जो वर्ष 1918 में की गई थी। इसे किसान और कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषित वाली एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, न कि केंद्र प्रायोजित योजना। यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, न कि केंद्र प्रायोजित योजना। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवार को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 की आय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश में पहली पेपर मिल जो है वो वर्ष 1979 में लखनऊ में स्थापित की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वर्ष 1979 में लखनऊ में स्थापित की गई थी। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। पहली पेपर मिल की स्थापना जो हो वर्ष 1979 में। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1879 में पहली पेपर मिल की स्थापना की गई थी। 1879 में, सॉरी इसके लिए। ओके, 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में स्वर्ण क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, रजत क्रांति, और सूची 2 में मुर्गी पालन, टमाटर, अंडे, शहद। स्वर्ण क्रांति जो हो शहद उत्पादन से संबंधित है, शहद से। तो इस प्रकार ए का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। गुलाबी क्रांति में मुर्गी पालन की जाती थी। गुलाबी क्रांति जो मुर्गी पालन से संबंधित है। तो इस प्रकार बी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। लाल क्रांति जो टमाटर उत्पादन से संबंधित है। टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और रजत क्रांति जो अंडे उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति, तो डी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 1 2 3, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सब्सिडी जो उत्पादन एवं व्यापार को विकृत करने वाली मानी जाती हैं, वे विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित में से किस सब्सिडी बॉक्स के अंतर्गत आती है?
सभी सब्सिडी जो उत्पादन एवं व्यापार को विकृत करने वाली मानी जाती हैं वे विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के अंबर बॉक्स के अंतर्गत आती हैं। ओके, उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाली सभी सब्सिडी जो है वो अंबर बॉक्स के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। और दूसरा कथन है, यह कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसे अब 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति मंडी को नेटवर्क बनाता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो है राष्ट्रीय कृषि बाजार के संदर्भ में सही है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पीतल की मूर्ति, कालीन, लकड़ी की नक्काशी, दवाएं। सूची 2 में मथुरा, आगरा, सहारनपुर, कानपुर। पीतल की मूर्ति जो मथुरा जो पीतल की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। कालीन जो है वो भदोही, आगरा, वाराणसी, मिर्जापुर, सहारनपुर और बरेली के लिए प्रसिद्ध है। कालीन जो हो मथुरा, आगरा, सहारनपुर। आगरा जो हो कालीन के लिए प्रसिद्ध है, आगरा। तो इस प्रकार जो बी है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, लकड़ी की नक्काशी जो है वो सहारनपुर में होती है। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। दवा जो हो कानपुर, लखनऊ, झांसी, सहारनपुर। ये दवा के लिए कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार इसमें डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी बोर्ड की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी बोर्ड की स्थापना जो वर्ष 1973 में मंडी समितियों की विभिन्न गतिविधियों और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए की गई थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। 1973 में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यस सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। और दूसरा कथन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार आंध्र प्रदेश भारत में शीर्ष प्रमुख मांस उत्पादक राज्य था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्रीय मांस पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड इसे 19 फरवरी 2019 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में लॉन्च किया गया था और इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल 5 प्रमुख मांस उत्पादक राज्य जो हैं वो हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना का स्थान आता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश जो भारत में शीर्ष प्रमुख मांस उत्पादक राज्य था।
ना कि आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित डीप ड्राफ्ट ग्रीनफील्ड वधावन बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? कैबिनेट ने महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट पोर्ट के विकास को मंजूरी दी है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। डीप ड्राफ्ट ग्रीनफील्ड वधावन बंदरगाह का निर्माण जो महाराष्ट्र में किया जा रहा है, ओके, इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी लेखक श्रेणी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया गया है? अंग्रेजी लेख श्रेणी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जो नंदिनी सेनगुप्ता को दिया गया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आई हैव द स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक का लेखक है? रविचंद्रन अश्विन जो है वो आई हैव द स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर है। और दूसरा कथन है, इस सूचकांक को प्रतिवर्ष जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल एंड साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने वर्ष 2024 के लिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी ईपीआई जारी किया है, ना कि जर्मन वॉच या प्रकाशित करता है। तो इस बार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें, ओके। और भारत जो है वो 27.6 अंक के साथ है 180 देशों में से 176वें स्थान पर है, जो केवल पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से ऊपर है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है वो रैंकिंग जो है वर्ष 176वां रैंकिंग है भारत की, ओके। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किस प्रतिष्ठित निम्नलिखित लेखकों में से किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय को प्रतिष्ठित पेन प्रिंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं एवं समान प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है। दूसरा कथन है, इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समायनी होंगे। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 जिसका उद्देश्य जो देश भर में आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं एवं समान प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है, जो 21 जून 2024 को लागू हुआ है। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें, ओके। और इस अधिनियम का प्रावधान जो है वो विधेयक की धारा 9 में कहा गया है कि सभी अपराध जो संज्ञेय और गैर जमानती गैर सामनी होंगे। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो सत्य हैं, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम FCI एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना की गई थी।
भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई जो वर्ष 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना अनाज विशेषकर गेहूं की काफी कमी की पृष्ठभूमि में की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र माना जाता है? हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव तासीगंग के पास स्पीति घाटी में स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का रिकॉर्ड है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशड़ा मिशन इसरो और निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष संगठन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है? त्रिशड़ा मिशन जो है वो त्रिशड़ा मिशन इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम है? विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में एवं वर्ष 1973 में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। वर्ष 1973 से ओके। विश्व पर्यावरण दिवस जो 1973 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और 2024 का विश्व पर्यावरण 2024 जो है वो सऊदी अरब ने मेजबानी की थी, जिसका थीम जो है वो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटने की क्षमता होगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त चौथा भारतीय शहर बन गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था को भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच वर्ष 2025 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में IIT बॉम्बे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ओके। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ अर्मेनिया आर्मेनिया के जेरमुक में आयोजित होने वाले मेमोरियल 2024 शतरंज टूर्नामेंट का विजेता कौन है? ये ओके। अर्जुन एरिगैसी ने एक राउंड शेष रहते हुए स्टीफन अवलायन को मेमोरियल 2024 जीत एवं टूर्नामेंट अर्जुन एरिगैसी ने मेमोरियल 2024 शतरंज टूर्नामेंट का विजेता है अर्जुन एरिगैसी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर साइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है जो बिहार राज्य में स्थित है। और दूसरा कथन है, भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त कुल 82 आर्द्रभूमियां हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए।
हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इस कन्वेंशन इन दो रामसर साइटों के साथ भारत में कुल 82 आर्द्रभूमियां हैं। ओके, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। बिहार के बेगूसराय जिले में कांवर झील को वर्ष 2020 में राज्य के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ओके, बेगूसराय को, बिहार के बेगूसराय जिले में कांवर झील को पहला 2020 में कांवर झील को पहला रामसर साइट की मान्यता दी गई है बिहार का। तो इसमें दोनों कथन जो रामसर साइट के संदर्भ में सत्य हैं, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भारत ने फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित किया। ऑप्शन बी है, जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और ऑप्शन सी है, टूर्नामेंट की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने की थी। और ऑप्शन डी है, ए और सी दोनों। T20 विश्व कप 2024, इसमें पूछा गया T20 विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओके, यह पूछा गया। T20 विश्व कप 2024 में भारत ने फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित किया। तो इस बार जो ये पहला है, ऑप्शन ए है, वो T20 विश्व कप 2024 के संबंध में सही है। ओके, तो ये सही है। विराट कोहली को 59 गेंदों पर 76 रन की महत्वपूर्ण पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, ना कि जसप्रीत बुमराह को। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो T20 विश्व कप 2024 के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और टूर्नामेंट की मेजबानी जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने की थी, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की स्थापना जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में की गई थी। इसे पहली बार जो 7 जून 2019 को मनाया गया था। 7 जून 2019 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था पहली बार। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ड्रीम पैक नौसेना अभ्यास 2024 आयोजित किया? रिम पैक का फुल फॉर्म जो रिम ऑफ द पैसिफिक होता है। और इसे भारत और अमेरिका ने नौसेना अभ्यास रिम पैक नौसेना अभ्यास 2024 का आयोजन जो हवाई में किया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाह सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? प्रवाह सॉफ्टवेयर जो है वो इसरो द्वारा विकसित किया गया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पशुधन के कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाया है? डेनमार्क ने पशुधन के कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट की विजेता कौन है? फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट की विजेता कौन है? फ्रेंच ओपन 2024 में कार्लोस अल्कराज। फ्रेंच ओपन 2024 में कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में अलेक्जेंडर को हराकर पुरुष एकल खिताब में जीत हासिल की है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। कार्लोस अल्कराज जो फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के विजेता हैं। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थल सेना अध्यक्ष कौन है?
निम्नलिखित में से थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे से अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, नॉर्वे विश्व का सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है। और दूसरा कथन है, वैश्विक रैंकिंग में भारत 2023 में 127वें स्थान से 2 पायदान नीचे 2024 में 129वें स्थान पर आ गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने 2024 के लिए अपनी वार्षिक वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट का 18वां संस्करण जारी किया है, जिसमें दुनिया भर के 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता का व्यापक मानकीकरण किया गया है। इसके बाद वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में पांच रैंकिंग में फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन आते हैं। ओके, तो इस प्रकार जो नॉर्वे है वो दूसरे स्थान पे है, ना कि आइसलैंड जो पहले स्थान पे है, उसके बाद फिनलैंड, फिर नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड, फिर स्वीडन, ये आते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, नॉर्वे पहले स्थान पे नहीं बल्कि ये तीसरे स्थान पे सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है। ओके, और 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में भारत जो है 2 पायदान नीचे वर्ष 2023 में 127वें स्थान से वर्ष 2024 में 129वें स्थान पर आ गया है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन 2024 पुरस्कार जीता है? भारत सरकार ने प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना सोसाइटी शिखर सम्मेलन 2024 पुरस्कार जीता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन 2024 का पुरस्कार जीता है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय बंदरगाह को विश्व बैंक तथा एसपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा विकसित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष रैंक प्राप्त की है? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक तथा एसपी ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस द्वारा विकसित किया गया है और भारत में बंदरगाह विकास कार्यक्रम को एक बड़ा बढ़ावा मिला है, क्योंकि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में पहली बार भारत में 9 बंदरगाह को ग्लोबल टॉप 100 में शामिल किया गया है। ओके, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रैंकिंग में चीन का यांगसांग बंदरगाह जो पहले स्थान पर है। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो वर्ष 2022 में 115वें स्थान से वर्ष 2023 की रैंकिंग में 19वें स्थान पर पहुंच गया है और साथ ही यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 में पहुंचने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। तो इस पर जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। भारत का पहला बंदरगाह जो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष पर है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इस पर जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किस जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य की अधिसूचना को स्वीकृति प्रदान की है? हाल ही में उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य की अधिसूचना को स्वीकृति प्रदान की है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।